नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी एक खास पेशकश जो कि हम हर रविवार को लेकर के आते हैं और पूरे हफ्ते का लेखा जोखा के बताने के साथ साथ अगले हफ्ते, अगले महीने और आने वाले समय की एक रणनीति तैयार करने की कोशिश करते हैं। और बीता हफ्ता काफ़ी छोटा भी रहा, लेकिन इस छोटे हफ्ते में बड़ा कुछ घटनाक्रम घटता हुआ दिखाई दिया। एफआईएस की बिकवाली जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी और इन सब के बीच में जैसे ही बाज़ार में थोड़ी सी रिकवरी आने की कोशिश हुई तो पता लगा कि अदानी का मामला जो है सामने आ गया। उसके चलते हमने जो है देखा कि गुरुवार को एक तेज़ गिरावट बाज़ार में आई, लेकिन शुक्रवार के दिन ने वो सारी गिरावट को धुआं कर दिया। ऐसा लगा कि अदानी जैसा मामला कुछ हुआ ही नहीं था और एक तरीके से इस खबर को पूरी तरीके से शेयर बाज़ार ने खारिज कर दिया। शानदार रिकवरी जो है शुक्रवार को देखने को मिली और विदेशी निवेशकों की तरफ से लंबे अरसे बाद जो है खरीदारी भी देखने को मिली। क्या ये जो रिकवरी है ये एक मौका है? क्या यहाँ से बाज़ार में फिर से खरीदारी का मोमेंटम बनता हुआ दिखाई देगा या फिर ये एक ट्रैप है जिसमें कि आप खरीद करके फंस सकते हैं? अभी बाज़ार की दिशा क्या रहेगी? आने वाले समय में एफआईएस की जो खरीदारी है जो शुक्रवार को आई है, क्या वो कंटिन्यू होती हुई दिखाई देगी? ये वो तमाम सवाल हैं जिसके जवाब जो है वो हम तलाशने की कोशिश करेंगे आज के कार्यक्रम में। और आज के ख़ास मेहमान हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं, बाज़ार की नब्ज़ को बहुत करीबी से देखते हैं, समझते हैं और सभी दर्शकों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय हैं। गौरांग सर हमारे साथ मौजूद हैं। गौरांग जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत लंबे समय बाद आप आए हैं, लेकिन ऐसे दिन आए हैं कि क्या शानदार दिन आए हैं। बाज़ार में रिकवरी ठीक वैसी ही है जैसे सर आपकी मूछें जो इस समय तनी हुई हैं, वो बाज़ार में भी रिकवरी वो शानदार आज देखने को मिली। उम्मीद नहीं थी इतनी शार्प रिकवरी की। आप कैसे देख रहे हैं शुक्रवार की रिकवरी को सर? बहुत बहुत धन्यवाद विपुल भाई, मंच पर आमंत्रित करने के लिए। काफी लंबे समय बाद आपके साथ मुलाकात हो रही है और चर्चा हो रही है। तो इस तरफ हमने सेंसेक्स को संभाला है और इस तरफ हमने निफ्टी को संभाला है। ये दोनों ही संभाल करके हम चल रहे हैं अभी हाल फिलहाल तो। जितना जोर लगाना है एफआईआई को लगा दे, हम इसको ज्यादा गिरने नहीं देंगे। और ये सिर्फ मेरे में ही नहीं, हम सब में क्षमता है और एक दृढ़ता को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, विश्वास को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, हमने जनवरी से लेकर के सितंबर के अंत तक अच्छी ऊपर के तरफ के दायरे देखे। अक्टूबर का पूरा महीना, नवंबर का कल तक का दिन था और शायद ये जो विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से बिकवाली थोड़ी बहुत और आ सकती है विपुल भाई। हम 4-5 साल पहले ईयर एंड नवंबर दिसंबर जो उनका होता है वहां पर बिकवाली की चर्चा करते थे, लेकिन 3-4 सालों में वो चर्चा नहीं हुई। मेरे ख्याल से अभी से ये चर्चा फिर शुरू हो जाएगी। तो जो बड़ी मात्रा में बिकवाली का जो दौर चल रहा था विपुल भाई विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से, वो मेरा ये मानना है, शायद मैं गलत हो सकता हूं, कि वो अब धीरे धीरे करके कम होता जाएगा। आपने अभी शुरुआती टिप्पणी में कहा कि वो कब लौटेंगे, तो मेरा अनुमान और आकलन ये कहता है कि वो आएंगे तो मेरे ख्याल से बजट के बाद ही आएंगे। धीरे धीरे करके थोड़ा लगाने का पैसा शुरू करेंगे जनवरी में, लेकिन 1 फरवरी 2025 बजट पेश होगा। बजट का समीकरण, उसका आकलन, उसकी शब्दों के बीच में जो शब्दावली होती है, ज्यादातर वित्त मंत्री साहिबा जो कहती है वो हम और आप समझने की कोशिश करेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे और वो लोग भी उसी तरीके से कामकाज करेंगे। लेकिन मैं ये बिल्कुल मानता हूं, ये 10% के आसपास का जो करेक्शन हमने देखा अक्टूबर से शुरू होते कल तक और शायद आने वाले समय में कुछ दिनों के लिए, ये एक लंबी अवधि का जो निवेशक है उनके लिए पोर्टफोलियो खड़ा करने का एक बहुत बड़ा मौका है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपके पास पोर्टफोलियो में कुछ शेयर ऐसे हैं जो कि आपके एक अनुमान के हिसाब से आपको मुनाफा नहीं खड़ा करके दे रहे हैं, तो ये समय है कि आप उन शेयर्स को दूर करके, निकाल करके अच्छे सक्षम मजबूत कंपनियों में, अगर आपके पास पोर्टफोलियो उनमें जोड़े। अगर नहीं है तो ये प्रयास करें कि मजबूत कंपनी आप जोड़े, ताकि आने वाले लंबे समय में, जिस प्रकार से मेरा अनुमान और आकलन कहता है कि हम यहां से आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है विपुल भाई। खाली एक ही है कि हमने इस प्रकार के स्तर 26,277 के स्तर निफ्टी स्पॉट पे, 86,000 के पार के स्तर सेंसेक्स में हमने अभी तक देखे नहीं थे। और इस प्रकार की ऊपर के तरफ के दायरे देखने बाद जो प्रतिशत में गिरावट आई वो केवल मात्र 10% की है। तो शिकायत किस बात की करनी? और हम अक्सर यही कहते हैं विपुल भाई कि शेयर बाजार सभी जोखिमों के अधीन होता है, स्थानीय रूप में और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। अगर आपके पास 10, 15, 20% जोखिम झेलने की क्षमता नहीं है तो आपको आत्मचिंतन करना चाहिए कि क्या आपको शेयर बाजार में आके निवेश करना है
या नहीं करना है। लेकिन एक चीज जो 30 साल से मैं शेयर बाजार से जुड़ा हूं, मैंने एक चीज देखी है कि शेयर बाजार एक ऐसा माध्यम है जहां पर आप लंबी अवधि के लिए एक अच्छी खासी पूंजी खड़ी कर सकते हैं, अगर आपने लंबी अवधि के लिए और अच्छी कंपनियों में निवेश किया तो। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन जो ख़ास तौर से कोविड के बाद वाले जो दर्शक हमारे साथ जुड़े, उसने हमने देखा काफ़ी ज़्यादा दबाव, पैनिक और अब तो लुट गए, बर्बाद हो गए जैसी स्थिति जो है लोगों की टिप्पणियों में आ रही थी। सवाल मेरा ये है कि इस तरह की सिचुएशन समय समय पर आती रही है। 2008 के भी बाज़ार देखे हमने, उसके बाद का भी बाज़ार देखा, लेकिन जो घबराहट, जो पैनिक देखने को मिला, क्या वो एफआईआई की सेलिंग की वजह से था? क्या लोगों ने पहली बार इस तरह की तेज़ गिरावट रही, इस वजह से जो है देखने को मिला, खासतौर से जो नए निवेशक थे? ऐतिहासिक तौर पर बिकवाली की है। मेरे ख्याल से अक्टूबर से शुरू करके कल तक 1,30,000 या 40,000 करोड़ की बिकवाली गोरों ने करी, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने। उसकी बराबर की मात्रा में, शायद 5-10 हजार करोड़ कम होंगे, लेकिन बराबर की मात्रा में स्थानीय संस्थागत निवेशकों ने खरीदारी की। अगर ये खरीदारी नहीं होती विपुल भाई स्थानीय संस्थागत निवेशकों की तरफ, तो शायद हम 25-30% नीचे होते। तब थोड़ा बहुत घबराहट का माहौल, अभी तक तो मैं नहीं घबराया, ये मैं स्पष्ट रूप से कह देता हूं, क्योंकि हमने बाजार सभी पहलुओं में देखा है, सबसे बुरी परिस्थिति में भी और सबसे अच्छी परिस्थिति में, और अच्छा दौर देखना बाकी है। एक तो बिकवाली हुई विदेशी संस्थागत निवेशों के, वो थी, और दूसरा एक बहुत बड़ा कारण जो मुझे लग रहा है, दो कारण है। एक कारण तो हमने बताया विदेशी संस्थागत निवेशक, दूसरे दो कारण है, दूसरी तिमाही के नतीजे जो आए वो निराशाजनक आए, उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो मत नहीं है। हाँ बिल्कुल, दूसरी तिमाही के नतीजे जो अनुमान था उससे बहुत नीचे आए। और तीसरे तरफ जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, खाड़ी में तो संकेत बिगड़ रहे हैं, लेकिन यूक्रेन और रशिया के बीच में भी पिछले 2 दिनों में जो अग्रेसर बन करके यूक्रेन ने अटैक किया, उसका उत्तर रशिया ने दिया। तो ये एक परिस्थिति है जो उभर रही है, जिसको लेकर के मेरे ख्याल से असमंजस परिस्थिति थोड़ी बहुत ज्यादा है। जी चलिए सर, अब जरा जो है जो सबसे बड़ा एक्सीडेंट रहा लास्ट वीक का, उस पर जरा बात करते हैं। वो था अदानी। अदानी में जब जब कोई बड़ी फंड रेजिंग की घटना होती है, कुछ ना कुछ ऐसा कुछ बड़ा सामने निकल करके आता है, और इस बार उनको बॉन्ड से रकम उनको जुटानी थी, और उससे ठीक पहले जो है वहाँ की अदालत की तरफ से दोषी तो नहीं, आरोपी करार किया गया है, और नई बड़ी आफत जो है वो सामने आई है। 2100 करोड़ डॉलर के आसपास, 2100 करोड़ रुपए रिश्वत देने के आरोप लगे हैं, इन्वेस्टर को गुमराह करने का आरोप लगा है, अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया है, और गुरुवार को एक दिन के अंदर 2.25 लाख करोड़ से ज़्यादा की कमाई जो है वो गई है, स्वाहा हुई है अडानी शेयरों के अंदर। खाली अगर हम बात करें तो इन्वेस्टर्स के नहीं, करीब टोटल जो है 2.25 लाख करोड़ की कमाई जो है जाती हुई दिखाई दी। आप कैसे इसको कितनी गंभीरता से ले रहे हैं? पहले हिंडनबर्ग, अब ये फिर बीच में बहुत सारे मामले सामने आए, बहुत लोगों के पैसे लगे हुए हैं, म्यूचुअल फंड के पैसे लगे हुए हैं, रिटेल निवेशकों के पैसे लगे हुए हैं। क्या अभी अदानी समूह से दूर रहने का वक्त है? जिस तरह की घटनाएं बीच में हो रही हैं, बहुत लोग पोर्ट को लेकर के, पावर को लेकर के जो उज्जवल भविष्य देख रहे हैं, उसके आधार पर पैसे लगाते हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं भरोसे को कमज़ोर करती हैं। देखिए विपुल भाई, ये जो घटना घटी है, इसका समय जो है वो बहुत रोमांचक है। मैं इसलिए ये कह रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री गयाना की यात्रा पर है जी, और इसी समय के आसपास ये अमेरिका से अडानी समूह कंपनियों पर कोर्ट कचहरी की बात आई। उसके बाद केन्या में जो अडानी कामकाज करने वाली थी इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट को लेकर के और पावर ट्रांसमिशन को लेकर के, तो केन्या के राष्ट्रपति ने वो जो 2 अग्रीमेंट होनी थी उनको रद्द कर दिया। तो ये टाइमिंग बहुत रोमांचक है। तो मुझे तो ये लग रहा है कि ये मूल रूप से कम कुछ प्रोपेगेंडा के रूप में मुझे कुछ ज्यादा नजर आता है, और खास करके हमारे देश में कुछ विपक्ष के नेता भी है जो जरूरत से ज्यादा बोल देते हैं कभी कभी जी। तो ये एक टाइमिंग को लेकर के प्रश्न चिन्ह है। जहां तक बात है कोर्ट कचहरी का, अमेरिका में ब्राइबरी, घूसपेरी का वगैरह वगैरैरह, वो तो आने वाले समय में जिस प्रकार से बातें आगे बढ़ेगी। और जहां तक अडानी समूह का सवाल है, तो समूह ने तो स्पष्ट रूप से कह दिया है कि हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हमने ऐसा इस प्रकार की कोई चीज नहीं करी है, और सभी जो लीगल रूट्स अवेलेबल है वो एक्सप्लोर करेंगे अपनी छवि को बचाने के लिए। तो अब ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ है हाइडेनबर्ग को होकर के, आपको भी याद होगा, हमें भी याद है, याद होगा। तो मेरे ख्याल से उस प्रकार की दुर्घटना हुई थी। फिर जो
मारपीट हुई अडानी समूह की कंपनियों के शेयर में और फिर जिस प्रकार से रिकवरी हुई परसों कल के दिन, बिल्कुल आपको पता है, सबको पता है क्या हुआ था अडानी शेयर समूह की कंपनियों में। और आज देखें तो मेरे ख्याल से कुछ कंपनियों में खरीदारी भी दिख रही थी। काफी तो काफी कंपनियों को खरीदारी है। ये चीज विपुल भाई ऐसी है कि ये आने वाले समय में जैसे जैसे बातें उभर करके बाहर आएगी, स्पष्टीकरण आएगा, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स होंगे, स्पष्टीकरण दिया जाएगा, फिर जाकर के पता चलेगा। मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसे तो मैं अडानी समूह की कंपनियों में सिर्फ 2 कंपनी पर कवरेज हमारी, वो है अंबुजा और एसीसी। बाकी अन्य कंपनियों पर कवरेज नहीं है, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन एसीसी और अंबुजा पर हमारी आज की तारीख में भी खरीदारी की राय है। और अडानी समूह की कंपनियों में कुछ कंपनियां बहुत सक्षम और मजबूत है कामकाज को लेकर के, नतीजे आंकड़े अगर आप देखें और विस्तार योजना जो भी नतीजों के दौरान मैनेजमेंट ने सामने रखी वगैरह वगैरह, तो ये एक मेरे ख्याल से उभरती हुई कहानी है। अभी धूल बहुत उड़ रही है विपुल भाई, जी। जरा समय देना चाहिए। हवा भी बहुत तेज चल रही है, धूल भी बहुत उड़ रही है, तो थोड़ा हवा को भी कम होने दीजिए और धूल को भी थोड़ा जमीनी स्तर पर बैठने दीजिए, तब जाकर के जो चित्र है वो स्पष्ट रूप से सामने आए। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर कि थोड़ा समय देना चाहिए। इससे जुड़े हुए 2 सवाल फिर हम आगे के बाजार पे बात करेंगे। एक तो ये कि क्या ये मान लें कि अदानी का जो मार्केट पर इम्पैक्ट था गिरावट में वो पूरा हो गया और उसको बाज़ार ने पूरी तरीके से खारिज करते हुए अब बाज़ार अपने हिसाब से चलेगा। दूसरा, जो लोग लंबे समय से निवेशित हैं, क्या उनको पैनिक में आकर के उन शेयरों से बाहर निकल जाना चाहिए? स्टॉक स्पेसिफिक आप नहीं बोलते, कोई बात नहीं, लेकिन इन जनरल व्यू अदानी के शेयरों में क्या घबरा करके बेचना चाहिए या चुपचाप अभी वेट एंड वॉच की भूमिका में रहना चाहिए और देखना चाहिए क्या कुछ डेवलपमेंट आगे चल करके होता हुआ दिखाई देता है? तो जैसे मैंने आपके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि काफी कुछ छवि साफ नहीं दिखाई दे रही है। और मुझे गालिब साहब का एक शेर याद आ रहा है, जी। उम्र भर गालिब यही गलती करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। वाह 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 वाह, बहुत शानदार सर। तो ये बात मैं मेरे ख्याल से ये शेर गालिब साहब का मेरे ख्याल से काफी है लोगों को समझने के लिए कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो पहले तो दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या, मेरे ख्याल से स्पष्टीकरण आएगा। अभी तो 2 दिन हुए विपुल भाई, समय दीजिए। आज शुक्रवार था, आज ऐसा कुछ सुनने में ज्यादा आया नहीं। कल रविवार है, कल सैटरडे है, संडे है, शनिवार रविवार को देखिए क्या उभर करके आता है। और ये मेरे ख्याल से आने वाले कुछ दिनों तक खबरों में रहेगी ये बातें विपुल भाई, और उसकी एक नीजक रिएक्शन आपको बाजार में आती हुई दिखेगी। अगर आप लंबी अवधि के निवेशक है तो आप अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग कीजिए और मैंने जो गालिब साहब का शेयर कहा है उस पर भी थोड़ा बहुत ध्यान दीजिए और फिर उस हिसाब से आप कामकाज कीजिए। ठीक है सर, अब आगे बढ़ते हैं, जरा कुछ एक सेक्टर, कुछ एक बाजार के भविष्य को लेकर के बात करते हैं। आपने कहा एफआईज लौटेंगे फरवरी तक, जनवरी फरवरी तक। क्या अभी जो बाज़ार की दिशा रहेगी अगले 2 4 5 महीने के, अगर हम एक व्यू लेकर के चलें, बहुत लंबा नहीं, बहुत छोटा नहीं, 2 4 6 महीने में क्या यहाँ से बाज़ार की, क्या आपको लग रहा है कि बाज़ार में बॉटम बन गया है और बाज़ार के में अब ये बॉटम फिशिंग का या वैल्यू बाइंग का वक्त है, या फिर आपको लगता है कि अभी एक और डिप देखने को मिलेगा बड़ा, उसके बाद से जो है रिकवरी आती हुई दिखाई देगी? मैं एक ब्लैंकेट डिस्क्लोजर देना चाहूंगा यहाँ पर। इसी सोमवार को हमने YouTube के ऊपर, हमारी कंपनी का चैनल है जियोजेट स्पॉटलाइट, वहां पर हर सोमवार को हम हमारी मार्केट का ब्यौरा जो है हफ्ते का सामने रखते हैं। और इस सोमवार को जो मैंने कहा था निफ्टी को लेकर के कि 23,300 और 23,000, मैं निफ्टी स्पॉट की बात कर रहा हूँ विपुल भाई, जी जी, ये स्तर होंगे जहां पर शायद बाजार अपने आप को संभालने का प्रयास करेगा। मैं उम्मीद रखता हूं कि ये जो स्तर मैंने बताए हैं शायद 50-100 पॉइंट इधर उधर हो सकते हैं दोनों तरफ जी, लेकिन ये स्तर संभलना चाहिए और फिर यहां से धीरे धीरे करके बाजार उभरने का प्रयास करेगा। दिक्कत एक बात की है विपुल भाई, जी, इंडिया विक्स जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है वो 16 के पार है। आज भी बाजार चढ़ा है लेकिन मेरे ख्याल से 16 के आसपास था इंडिया विक्स। बिल्कुल। ये इंडिया विक्स को नीचे की तरफ आना बहुत जरूरी और अनिवार्य है अगर हमें थोड़ी बहुत स्थिरता देखनी है। जब तक ये 14, 15 या 16 के आसपास या उसके ऊपर रहेगा तब तक वोलेटिलिटी काफी हावी रहेगी। 12 के आसपास अगर आ जाता है धीरे धीरे करके तो थोड़ा बहुत संतुलन बाजार में आता हुआ दिखेगा। फिर बाजार एक कोशिश करेगा एक बुनियाद बनाने की, और वो एक बुनियाद बनने के बाद मेरे ख्याल से धीरे धीरे करके हम ऊपर जाने का प्रयास करेंगे। सफलता मिलेगी लेकिन उसके लिए समय लगेगा। अब मैंने कहा कि बजट 1 फरवरी को है और कल आपको झारखंड और महाराष्ट्र के
राज्य स्तर के चुनाव है उसके नतीजे आएंगे सोमवार को, शायद उस पर भी प्रतिक्रिया देगा बाजार। जो निर्भर करता है कि नतीजे किस तरफ जाते हैं और कौन सी पार्टी को बहुमत मिलता है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो थोड़ा बहुत अपना जो एक अनुमान है आपका समय को लेकर के कि बाजार में कब हमें, तो मुझे लग रहा है कि फरवरी के पश्चात बजट होने के बाद, और मुझे लग रहा है बजट भी एक सकारात्मक बजट आएगा, ज्यादा मतलब खर्च वाला नहीं होगा, वित्तीय परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए, जैसे कई बार इस सरकार ने किया है, इस बार वही करेंगे। रोजगार खड़ा करने का प्रयास करेंगे और विदेशी मुद्रा हमारे देश में एफडीआई के रूप में किस प्रकार से आए उसका भी प्रयास किया जाएगा। तो मेरा आकलन कहता है कि फरवरी के बाद, शायद दूसरे तीसरे हफ्ते के बाद, आपको धीरे धीरे करके ऊपर के तरफ के दायरे दिखाई देंगे। बिकवाली क्या खत्म हो चुकी है एफआई की, तो वो नहीं हुई है, वो अब भी मेरे ख्याल से 15 दिसंबर तक वो बिकवाली करेंगे। उसके बाद लाल टोपी पहन के क्रिसमस की और नए साल की छुट्टियों के लिए चले जाएंगे और फिर हमें थोड़ी बहुत स्थिरता देखने मिलेगी। ठीक सर। अब सर आते हैं जरा पीएसयू कंपनियों पे थोड़ी सी बात करना चाहेंगे। पूरा एक क्वार्टर निकल गया, एक क्वार्टर से ज़्यादा कि जहाँ पर हम देख रहे हैं रिकवरी नहीं आ रही, बीच बीच में आती है, लेकिन बैंकों में ख़ास तौर से, पहले बैंकों से शुरुआत करते हैं। पीएसयू बैंक्स का भविष्य आपको क्या दिखाई दे रहा है? कल के माफ़ कीजिए, गुरुवार के सत्र में हमने देखा कि जब बाजार टूट रहा था, बैंकों की भी काफ़ी पिटाई हुई, खासतौर से पीएसयू बैंकों की, क्योंकि एक्सपोजर था उनका। लेकिन एसबीआई है, बीओबी है, पीएनबी है, इनमें उस तरह की रैली क्यों नहीं आ पा रही है? क्या प्राइवेट बैंक के मुकाबले पीएसयू बैंक खराब लग रहे हैं? वजह क्या है कि इसको लेकर के बहुत ज़्यादा लोग बुलिश क्यों नहीं हो पा रहे हैं? आपकी टिप्पणी क्या है पीएसयू बैंक्स को लेकर के? हम तो सकारात्मक सा नजरिया लेकर के चलते हैं और मेरे ख्याल से पहले तो आपकी और आपके दर्शकों की समझ को सरल करने के लिए वो नाम मैं दे देता हूँ सरकारी बैंकों की सूची में जहां पर हमारी खरीदारी की राय है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी और इंडियन बैंक, ये कुछ 5 या 6 नाम है सरकारी बैंकों की सूची में जहां पर हमारी बुनियादी दर के आधार पर खरीदारी की राय है। नतीजे जो दूसरी तिमाही के आए, अमूमन ये जितने भी नाम मैंने आपके सामने रखे हैं विपुल भाई जी, काफी अच्छे नतीजे थे। और कुछ तो नतीजे अगर मैं तुलना करूं निजी क्षेत्र की बैंक में, इंडसइंड बैंक या कोटक बैंक, तो उस तुलना में अगर आप देखें तो इन सब सरकारी बैंकों के नतीजे काफी अच्छे आए। आने वाले समय में अगर हम ये सोच के चलते हैं कि हम नेक्स्ट $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएंगे, हम एक बहुत बड़ी उत्पादन क्षमता वाला देश बन जाएंगे, तो उसके लिए जरूरी है कि आपको नकदी की जरूरत पड़ेगी, क्रेडिट लाइन जिसे हम कहते हैं। और वो कहां से आती है? वो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आते हैं। तो एज अ सेक्टोरियल, एज अ सेक्टर, एज अ क्षेत्र अगर आप मुझे कहे तो मैं तो ये कहूंगा कि आपके पोर्टफोलियो का एक अहम हिस्सा वित्तीय क्षेत्र होना चाहिए, जहां पर सोच समझकर आपको कुछ चुनिंदा सरकारी बैंक, कुछ निजी क्षेत्र की बैंक और कुछ मजबूत एनबीएफसी में निवेश करना अनिवार्य होगा। ठीक सर, बिल्कुल। तो चलिए, ये नाम जो है लगातार आपकी स्क्रीन पर, हम अपनी स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं, एसबीआई, बीओबी, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, ये वो हैं जिस पे कि जियोजित फाइनेंशियल की तरफ से खरीदारी की सलाह जो है दी गई है। यहाँ पर आप जो है खरीदारी करके चल सकते हैं। इसके अलावा बैंकों से आगे बढ़ते हैं सर, रेलवे और अगर हम डिफेंस की बात करें, इनमें भी बहुत बड़ी पोजीशंस फंसी हुई है। और डिफेंस में तो मझगांव जैसे स्टॉक्स और बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पर रिटेल हिस्सेदारी इंस्टीट्यूशनल हिस्सेदारी से ज़्यादा बढ़ी है। बहुत लोगों का जो है निवेश है। डेली के हमारे पास 150 मैसेजेस जो है वो आते हैं, कब आएगी रिकवरी, यहाँ पर एवरेज कर लें, वहाँ पर एवरेज कर लें, कहाँ पर एवरेज करें। तो इस समस्या का समाधान पहले डिफेंस से ही शुरू करते हैं। क्या देख रहे हैं? क्योंकि ऐसा नहीं है कि ऑर्डर्स आ नहीं रहे हैं, लेकिन जो रैली आ चुकी है, जो वैल्यूएशन जितनी बढ़ चुकी है, वो शायद एक ऐसी फंसी हुई है गोटी कि लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा क्या करें। एचएल है, मझगांव है, कोचिन है। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर? देखिए, पहले तो मैं मेरी जो बातें हैं वो क्षेत्र तक सीमित रखूंगा, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक भी हमने कवरेज। बिल्कुल आप सेक्टर में बात कर लीजिए जी। और पहले तो अगर आपने विचार और एक मन बना लिया है कि आपने रेलवे और रक्षा क्षेत्र में निवेश करना है, तो हमने पहले भी चर्चा की इस क्षेत्र के बारे में कुछ समय पहले, और मैं एक चीज बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूं लोगों को कि अगर आप रेलवे, भारतीय रेल और रक्षा क्षेत्र में निवेश करना चाहते हैं तो आपका नजरिया 3 से 5 साल या उससे ज्यादा होना चाहिए। ये इसलिए होता है विपुल भाई, क्योंकि ये जो भी कार्य कर रहे हैं इसको पूर्ण रूप से जमीनी स्तर पर समाप्त करने के लिए और आने वाले भविष्य में और कामकाज करने के लिए समय लगता है। ये जो डिफेंस कंपनियां होती है वो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स बनाती हैं, और एक प्रोटोटाइप बनता है, उसका फिर एग्जामिनेशन होता है, टेस्ट होते हैं, और फिर मास स्केल प्रोडक्शन होता है।
ये सब प्रक्रिया में समय लगता है। ये ऐसा नहीं है कि 24 घंटे में, 3 महीने में, 6 महीने में बना दिया, पास कर दिया, मास कैल फोड़ा, ऐसा नहीं होता है। और ये रक्षा से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, तो चाहे वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो, चाहे वो कोस्ट गार्ड हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो आर्मी हो, मेरे ख्याल से बहुत सक्षम रूप से जिस मात्रा में हम इंपोर्ट करते थे, 3 सूचियां मेरे ख्याल से बाहर आई है रक्षा मंत्री, जिसको प्रतिबंध किया है, और हमारे देश में मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया के तहत कामकाज शुरू हो गया है, और अब एक्सपोर्ट भी करने लगे हैं ये सब कंपनियां। कहने का तात्पर्य यह कि आप 3 महीने, 6 महीने या साल भर या 1.5 साल की विचारधारा मत, अगर आपको वाकई में, हकीकत में अगर आपको अच्छा खासा मुनाफा कमाना है इन दोनों क्षेत्रों में से, तो आपको 3 या 5 साल का नजरिया रखना है, और इस दौरान में आपको उतावलापन नहीं करना है। आपके पास अगर शेयर्स है तो एसआईपी की तरह इसमें आप निवेश कीजिए, हर महीने थोड़े थोड़े करके निवेश करते जाए, एक साथ पूरी पूंजी लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अगर सिस्टमैटिकली अनुशासन से करेंगे तो एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो उस समय में आपका बन जाएगा। रेलवे क्षेत्र में भी अगर आप देखें तो पहले जो छवि थी भारतीय रेल की, और आज जो छवि और आने वाले 5 साल में जो छवि होगी, आप देख लीजिए। गतिमान से शुरू हुआ, वंदे भारत देख ली, बहुत जल्द शायद मुंबई अहमदाबाद मुंबई में बुलेट ट्रेन दौड़ती हुई नजर आएगी। स्टेशनों का आधुनिकरण हो रहा है, पटरियों का आधुनिकरण हो रहा है, कोचेस का आधुनिकरण हो रहा है, और इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है। तो ये और लास्ट माइल कनेक्टिविटी एक दिक्कत है भारतीय रेल को लेकर के, इसलिए 80% जो सामान का आवागमन होता है वो रास्ते से होता है। यही चीज माननीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने बताई कि अगर हम रेलवे की छवि सुधार देते हैं तो ये जो रोड ट्रांसपोर्ट 75-80% होता है वो शिफ्ट होकर के ज्यादातर आपका रेलवे पे आ जाएगा, जिससे फ्रेट इनकम होगी। तो ये अगर समीकरण सामने रखता हूं तो अनिवार्य है कि आपके पास कम से कम 3 या 5 साल की समय सीमा होनी चाहिए, अगर आपको वाकई में एक अच्छा खासा मुनाफा कमाना है तो। ठीक, बिल्कुल सही बात कही आपने। अगला सेक्टर है सर आईटी, जिसमें कि अब लोगों का भरोसा लौटता हुआ फिर से दिखाई दे रहा है। हाँ, हालांकि बहुत अच्छे या मतलब आउट ऑफ द बॉक्स रिजल्ट नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी उम्मीद के करीब, उम्मीद से कुछ जगहों पर बेहतर नतीजे हमने देखे हैं। आपकी टिप्पणी क्या होगी? क्या अगले 1 साल के लिए, 8-9 महीने के लिए आईटी शेयरों पर क्या बुलिश रहना चाहिए, और हैं अगर रखते हैं तो क्या मिड कैप में जाना चाहिए, लार्ज कैप में, और आपके पसंदीदा कोई अगर आईटी में कुछ रिकमेंडेशंस अगर हो तो बेहतर रहेगा। तो हमारा विश्वास और हमारी जो सोच आईटी क्षेत्र पर थी वो तब भी बरकरार थी जब लोग आपको दूर रहने की सलाह दे रहे थे। और आपको याद होगा आज से 2 साल पहले आईटी क्षेत्र की सूचकांक और आईटी क्षेत्र के शेयर्स के मूल्यांकन किस स्तर पर पहुंच गए थे। बिल्कुल। तब से लेकर के आज तक और आने वाले भविष्य में भी हम आईटी क्षेत्र को पसंद करते हैं, और हमें लग रहा है कि जिस प्रकार का वातावरण बदल रहा है आईटी एनवायरनमेंट को लेकर के, चाहे वो साइबर क्राइम हो, क्रिमिनल एक्टिविटीज हो, वेब अटैक्स हो, या फिर आजकल जो हम बात सुन रहे हैं जनरेटिव एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब एक बात स्पष्ट रूप से समझ लीजिए विपुल भाई कि अगर आपने एआई को सही ढंग से इस्तेमाल किया तो वो आशीर्वाद है, और अगर आपने इसको गलत रूप से इस्तेमाल किया तो ये श्राप बन जाता है। और उसी का प्रयास मेरे ख्याल से सभी देशों की सरकार करेगी कि एक ग्लोबल फ्रेमवर्क बनाया जाए जिसके तहत कामकाज हो एआई को लेकर के। अब आते हैं कंपनियों के ऊपर, तो मेरे ख्याल से बहुत 1 डजन से ज्यादा कंपनियां हैं आईटी पर जहां पर हमारी खरीदारी की राय है, लेकिन मैं एक दिग्गज, एक मझौली और एक छोटी आईटी क्षेत्र की कंपनी का नाम लूंगा। कुल मिलाकर के 3 कंपनी। दिग्गजों में टीसीएस, मझौली कंपनियों में अगर मुझे पसंद करना है तो मैं शायद एलटीआई माइंडट्री या फिर कोफोर्जे, दोनों में से एक पसंद करूंगा। और छोटी कंपनियों में अगर आपको देखना है तो मेरे ख्याल से केपीआईटी टेक है, टाटा टेक्नोलॉजीज है, साइंस लिमिटेड है, टाटा एलेक्सी है, यहां पर आप ध्यान दें। ये सब मैं लंबी अवधि के लिए बात कर रहा हूँ विपुल भाई, बुनियादी बिल्कुल, ऑब्वियसली सर, निश्चित रूप से कि यहाँ पर जो है लंबी अवधि के नज़रिए के साथ आपको टीसीएस, एलटीआई माइंडट्री, कोफोर्ज, टाटा टेक, साइंस जैसी कंपनियाँ जो है वो आप निवेश कर सकते हैं यहाँ पर, और जो उसके कारण हैं उसके बारे में बहुत डिटेल में गौरांग जी ने आपको बताया। अगली कंपनी पे सर जाएँ, वो है एक तो ऊर्जा में भी अब ख़ास तौर से हम देख रहे हैं रिन्यूएबल पे काफ़ी बातचीत हो रही है। अभी एनटीपीसी ग्रीन का आईपीओ आया, हालांकि चलिए उस पर थोड़ा सा अलग से बात कर लेंगे, लेकिन ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी का भविष्य आप क्या देख रहे हैं? बहुत सारी हाल में लिस्टेड कंपनियां बनी हैं, उनमें से वारी एनर्जी हो, और भी बहुत सारे नाम हैं। कुछ एक कंपनियां जो पुरानी थी सुजलॉन जैसी, वो रिकवर हुई, उन्होंने अपने लॉसेस वगैरह कवर किए। ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी का भविष्य आप क्या देख रहे हैं? क्या जो पुरानी प्राइवेट कंपनी, जैसे टाटा पावर का फोकस बढ़ गया काफ़ी ज़्यादा, और एनटीपीसी अलग से कंपनी लेकर के आ रही है, आप भविष्य आपको कैसा देख रहे हैं आप रिन्यूएबल का?
चलिए, तो आपने प्रश्न पूछ लिया है तो जवाब देता हूँ। एनटीपीसी ग्रीन पर हमने सब्सक्राइब का रिकमेंडेशन दिया है थैंक यू और सर। वारी एनर्जीज पर भी हमने आईपीओ नोट द्वारा सब्सक्राइब का रिकमेंडेशन दिया था। ये दोनों ही लंबी अवधि के लिए बुनियादी दर के आधार पर। देखिए विपुल भाई, जितना जरूरत हमने नकदी की पड़ेगी उतनी ही जरूरत हमें ऊर्जा की पड़ेगी। बिना ऊर्जा आप क्या उत्पादन करेंगे और किस प्रकार से आपका देश विकास आगे बढ़ेगा, किस प्रकार से आप सबसे बड़ी उत्पादन क्षमता वाला देश बनेंगे अगर आपके पास नकदी यानी कि क्रेडिट लाइन और ऊर्जा नहीं है, पावर नहीं है। तो ये दोनों ही क्षेत्र बहुत बड़ा योगदान देंगे, ये मेरी विचारधारा है। जहां तक सवाल रहा कंपनियों का, तो और मैंने एक रिपोर्ट ये भी पढ़ी थी कि आने वाले 3-5 साल में 300 से लेकर के 500 गीगावाट्स, गीगावाट्स बहुत बड़ी क्षमता होती है विपुल भाई, नई उत्पादन क्षमता जोड़ी जाएगी, जिसमें से 70 से 80% आरई यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी होगी। वायु से पैदा होने वाली वायु ऊर्जा, विंड एनर्जी, और सूर्य से उत्पादन होने वाली सूर्य ऊर्जा यानी कि सोलर। सुजलॉन हमारी खरीदारी की सूची में रिकमेंडेशन है। टाटा पावर, एनटीपीसी, सीएससी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, टोरेंट पावर, ये सब कंपनियां हो गई आपकी ऊर्जा उत्पादन करने वाली कंपनियां। इसके अलावा जितनी जरूरत ऊर्जा उत्पादन वाली कंपनियों की पड़ेगी, ऊर्जा वितरीकरण की भी पड़ेगी, तो वहां पर पावर ग्रिड पर खरीदारी की राय है। अगर ये सब बनता है तो आपको ऊर्जा उपकरण भी लगेंगे, ट्रांसफॉर्मर्स वगैरह वगैरह जो भी है। तो केईसी इंटरनेशनल जैसी कंपनियां, एबीबी है, सीमेंस जैसी कंपनियां हैं जहां पर हमारी खरीदारी की राय है। ठीक सर। सुजलॉन, टाटा पावर, पावर ग्रिड, तमाम वो लंबी फहरिस्त है। आप लोग एक बार चाहें तो पीछे जा करके एक बार पूरे जो है एक एक शेयर के बारे में डिटेल में जान सकते हैं कि इन पे यहाँ पर खरीदारी की सलाह दी जा रही है। सर, पावर की बात हो गई, डिफेंस की बात हो गई, रेलवे की बात हो गई। अब जरा रियल्टी पे भी थोड़ी बात कर लेते हैं, और ख़ासतौर से रियल्टी पे बात करने से पहले आपसे समझना चाहेंगे कि क्या दिसंबर के अंदर हम ये उम्मीद करें कि रेट कट हो सकता है। दुनिया भर में रेट कट हो रहे हैं, और चाहे वो अमेरिका में हो, 2 बार कट हो गया, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने किया, जापान ने किया, चाइना ने किया। क्या फूड इन्फ्लेशन को जो कि लगातार बढ़ी हुई है उसको देखते हुए क्या अभी टलेगा, 2025 में देखेंगे, या दिसंबर में एक रेट कट की उम्मीद आप लगा के रखें? मेरे ख्याल से उम्मीद आपको ऐसी चीजों पर रखनी चाहिए जहां पर आपको थोड़ा बहुत विश्वास हो कि नहीं, वो उम्मीद पूर्ण रूप से उतरेगी। जी। अब जो महंगाई दर का आंकड़ा आया, वो मेरे ख्याल से किसी भी परिस्थिति में आपको ये विचारधारा करने के लिए मजबूर नहीं करेगा कि आप दिसंबर में रेट कट सोचिए। और माननीय गवर्नर दास साहब ने और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबरान ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब तक महंगाई दर उनके मुताबिक 4% के आसपास या उसके नीचे नहीं आती है, तब तक ब्याज दरों की कटौती की आपको धारणा रखनी भी नहीं चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये धारणा रखना ही बेफिजूल बात है। अगर होगी रेट कट, अनुमानित मैं कह रहा हूं विपुल भाई, मैं शायद गलत हो सकता हूं, जनवरी, फरवरी, मार्च 2025 के आसपास होने की संभावना लग रही है। संभावना होगी ऐसा नहीं बोल रहा, संभावना लग रही है। वो भी संभावना उस तर्क के आधार पर कि महंगाई दर नीचे आ जाए, जो कंफर्ट जोन है गवर्नर साहब का और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का। ये देखिए, ये बंदर ने किया, बंदर ने करा, ऐसा जरूरी नहीं है। अमेरिका में ब्याज दर काटे तो उनकी परिस्थिति अलग है। बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ जापान में तो नेगेटिव रेट चल रहे थे, उन्होंने रेट इंक्रीज किया है। तो हर एक देश की अर्थव्यवस्था अलग अलग होती है, हर एक देश की जो केंद्रीय बैंक होती है, उनके जो मुखिया होता है, उनकी विचारधारा अलग अलग होती है। तो उन्होंने किया इसलिए हमें करना ये जरूरी नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। सर, तो इसी को आगे बढ़ते हुए अगर हम रियल्टी पे बात करें, रियल्टी में पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि अच्छी रिकवरी आती हुई दिखाई दी। अफोर्डेबल हाउसिंग हो या फिर महंगे अपार्टमेंट्स की बात करें, दोनों ही जगहों पर, एक जगहों पर काम चल रहा है जिस पे सरकार फोकस कर रही है, दूसरी जगहों पर कंपनियों के पास अभी भी के शेप रिकवरी की वजह से डिमांड लगातार आ रही है। रियल्टी का भविष्य जो है आप कैसे देख रहे हैं, और क्या यहाँ पर भी पोजीशन होनी चाहिए पोर्टफोलियो के अंदर? देखिए, एक बहुत सारा परिवर्तन हुआ है रियल एस्टेट सेक्टर में विपुल भाई, लेकिन अभी भी ये हाई बीटा माना जाता है। रेरा को लेकर के और बाकी जो भी नीतियां थी सरकार के तरफ से बदलाई गई, और इसमें थोड़ा बहुत अनुशासन लाने का प्रयास किया, और कुछ हद तक अनुशासन आया भी है। वास्तविकता ये भी है, आप जहां दिल्ली में बैठते हो वहां पर नोएडा, गुड़गांव में मेरे ख्याल से कुछ समय पहले, कुछ महीनों पहले 7-7 करोड़ के घर 2 या 3 दिन में बिक गए थे, प्रोजेक्ट्स जो थे। बिल्कुल। और भी नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वहां पर, ऐसा सुनने में आए हैं। मैं जहां पर से कामकाज करता हूँ बंबई शहर में, बंबई शहर में तो आपको पता है जमीन की बहुत किल्लत होती है। तो एक रीडेवलपमेंट जो है, जो पुराने मकानों का, वो बहुत तीव्र गति से चल रहा है। पुरानी सोसाइटीज जहां पर 4, 6 या 8 बिल्डिंग होती है, उनको रीडेवलपमेंट में लिया जा रहा है।
क्लस्टर रीडेवलपमेंट, यानी कि अगर बिल्डिंग जो खड़ी है उस प्लॉट का अगर साइज छोटा है तो आजू बाजू में 3-4 बिल्डिंग को मिला करके आप क्लस्टर रीडेवलपमेंट कीजिए। राज्य सरकार की तरफ से भी मेरे ख्याल से काफी कुछ नियमों में बदलाव किया है, जिससे कंपनियों को, रियल एस्टेट कंपनियों को फायदा मिले और वो सक्षम रूप से कामकाज कर सके। तो क्षेत्र हमें पसंद है। एक कंपनी जो मुझे अभी याद आती है जहां पर खरीदारी की राय है वो है प्रेस्टीज एस्टेट्स। प्रेस्टीज स्टेट, चलिए ठीक है सर। चलते चलते एक आखिरी सेक्टर सर, वो ऑटो में काफ़ी पिटाई हुई। बजाज ऑटो के नंबर्स के बाद लोगों में काफ़ी निराशा थी। हालांकि रिकवरी आई है थोड़ी बहुत, लेकिन ऑटो का भविष्य क्या देख रहे हैं आप? क्या अभी भी हम देख रहे हैं कि शहरी डिमांड जो है उसको लेके कुछ एक कंसर्न जताए जा रहे हैं, क्या वो अभी कुछ 1-2 क्वार्टर परेशान करेगी क्या? एक क्वार्टर तक करेगी मुझे ऐसा लग रहा है। देखो, त्योहारों का सीजन था तो डिस्काउंट दिए कंपनियों ने, 2 पहिया 3 पहिया वाहन कंपनियों ने। अब ईयर एंड आ रहा है, इन्वेंट्री उनको निकालनी होगी, तो यहां पर भी डिस्काउंट दिया जाएगा। ये पूरे साल में ये होता है, साल के अंत में ये होता ही है। बिल्कुल। आपको भी पता है, हमें भी पता है। जी। तो उससे शायद मार्जिन में थोड़े बहुत दबाव आ सकते हैं, तो तीसरी तिमाही में शायद जो अनुमानित आंकड़े हैं उस पर खरे नहीं उतर सकते। लेकिन ऑटो सेक्टर पसंद आता है। अमूमन सभी ऑटो क्षेत्र की कंपनियों पर हमारी खरीदारी की राय है, सिवाय एस्कॉर्ट कुबोटा, बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, आइशर मोटर्स जो कि रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल बनाती है और ट्रक्स बनाती है, एम&एम, टाटा मोटर, मारुति, हुंडई के आईपीओ पर हमने लंबी अवधि के लिए निवेश की राय दी थी। कमर्शियल व्हीकल बनाने वाली कंपनी अशोक लेलैंड, ये हमें पसंद आती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स स्पेशली जो बसेस बनाती है ओलेक्ट्रा, ग्रीन टेक, यहाँ पर भी हमारी खरीदारी की राय है। ठीक सर। सर, आज की चर्चा में आप जुड़े, बहुत सारे लोगों का उत्साहवर्धन हुआ होगा जिस तरीके से आपने मूँछों के साथ संतुलन बना करके आपने बताया कि निफ्टी और सेंसेक्स को हम लोग संभाल लेंगे और ये अंग्रेज अभी दोबारा भी बेचना चाहें बेचते रहें। वाकई में आपने बात सही कही कि अगर हमारे घरेलू निवेशक नहीं होते तो 30-40% कहीं नहीं गए थे बाज़ार के अंदर, ये गिरावट हो सकती थी। लेकिन लगातार जो एसआईपी की ताकत है उसने बाज़ार को संभाला हुआ है। चलते चलते सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि कुछ एक शेयर जो चलते चलते आपको लग रहा हो कि अगले 8-9 महीने, साल भर, 1.5 साल के लिहाज से आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए, क्यों होना चाहिए और कौन से हैं वो शेयर? तो पहले तो 12 महीने या उससे ज्यादा आपको समय सीमा रखनी चाहिए, क्योंकि हम बुनियादी तर्क पर राय देते हैं निवेश करने के लिए। और जिस प्रकार से ये बिकवाली हावी दिग्गजों में हुई, क्योंकि विदेशी संस्थागत निवेशकों का ज्यादातर निवेश दिग्गज कंपनियों था, इसलिए हमने सेंसेक्स निफ्टी की ये हालत देखी। तो एक तर्क ये मुझे दिखता है कि अब दिग्गज शेयर्स काफी आकर्षित हो गए मूल्यांकन के आधार पर। 2 अलग अलग क्षेत्र से 2 दिग्गज कंपनियां आपके सामने रखना चाहूंगा जो चयन किया है। पहली कंपनी है सेल्यूलर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी, सेकंड लार्जेस्ट, भारती एयरटेल। लक्ष्यांक के रूप में 1710 के आसपास के लक्ष्यांक है, और अगर नतीजे अच्छे आएंगे तो लक्ष्यांक में ऊपर की तरफ परिवर्तन करेंगे। हमने वित्तीय क्षेत्र का जिक्र किया, निजी क्षेत्र का जिक्र किया, तो वहां से आईसीआईसीआई बैंक का चयन हमने किया है। 1650 के आसपास का अनुमानित लक्ष्यांक है। यहां पर भी अगर नतीजे अच्छे आए विपुल भाई, तो उसी प्रकार से परिवर्तन हम करेंगे अगर आंकड़े बेहतर आते हैं। ठीक, तो बैंक में आईसीआईसीआई बैंक पसंद आ रहा है। 1650 रुपये की खरीदारी की 7 लक्ष्य की सलाह है। ये 1 से 1.5 साल का नज़रिया, 1 साल से ऊपर के नज़रिए के साथ आप जो है इसमें खरीदारी कर सकते हैं। टारगेट में रिवीजन हो सकता है, डिपेंड करता है कंपनी के रिजल्ट्स क्वार्टरली किस तरीके से आते हैं। भारतीय एयरटेल जरा स्क्रीन पर दिखा दीजिए। भारतीय एयरटेल में भी खरीदारी की सलाह है, यहाँ पर 1710 रुपये का लक्ष्य दिया जा रहा है। यहाँ पर भी स्थिति वही है, 1 साल से ऊपर का टारगेट है ये, और लक्ष्य में परिवर्तन किया जाएगा तब अगर नतीजे जो है वो और बेहतर रहते हैं तो, या ख़राब रहेंगे तो हो सकता है कि डाउनवाइज जो है वो उसका रिवीजन हो सके। तो ये तमाम चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। गौरांग सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। और शुक्रवार का दिन था, काफ़ी व्यस्त दिन रहा होगा आपका, कई जगहों पर आप मीडिया हाउसेस में बैठते हैं, लेकिन आपने हमको समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी सर। तो कार्यक्रम को अब यहीं पर समेटते हैं, लेकिन जो है आप लगातार मनी 9 के साथ बने रहिए। हाँ, अगर मन में कोई दुविधा है, किसी और शेयर पे सवाल पूछना चाह रहे हैं, तो सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे हमारे साथ जुड़ जाइए। और तमाम बाजार के एक्सपर्ट हमारे साथ हर रोज़ नए नए एक्सपर्ट जुड़ते हैं, उनके साथ अपने प्रश्नों को भेजिए और आपके प्रश्नों के उत्तर हम देने का प्रयास करेंगे। आईपीओ बाज़ार पर भी हमारी नज़रें रहेंगी और फिर देखते हैं अगला हफ्ता बाज़ार के लिए कैसा रहता है, कितना फाइज जो है वो बाज़ार को सपोर्ट करते हैं, और ये रिकवरी अगले हफ्ते चालू रहेगी कि नहीं, ये हम हर दिन जो है देखते रहेंगे और उसका एनालिसिस करते रहेंगे। मनी 9 के साथ बने रहिए। मुझको इजाज़त दीजिए, नमस्कार।